सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 1 सितंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो सभी प्रौद्योगिकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर के साथ जहां पर सीजी सेमी ने लॉन्च किया है नेशन का पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप। अब सेमीकंडक्टर के बारे में पहले जान लेते हैं फिर न्यूज़ पर आते हैं। अब अगर आपको सेमीकंडक्टर के बारे में समझाएँ तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करता है। अब ये एक एसेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ होते हैं इस एबिलिटी में कि ये कंट्रोल कर सकते हैं करंट को। वहीं अगर 2 बेहतरीन एग्ज़ाम्पल जो आपके हमेशा प्रतियोगिकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल है। अब अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, तो ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का फंडामेंटल होता है, जिसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से लेके कंप्यूटिंग, हेल्थ केयर और डिफेंस तक में होता है। वहीं अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग बेस है चिप डिज़ाइन में जहाँ पर लार्ज पूल ऑफ इंजीनियर्स तो हैं, पर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की कोई सुविधाएँ नहीं हैं। तभी क्योंकि हमारे पास इंजीनियर्स तो हैं, पर मार्केट को ग्रोथ करने के लिए एक प्लांट की ज़रूरत होती है, वो हमारे पास काफ़ी कम है। अब अगर मार्केट साइज़ और ग्रोथ की बात करें तो इंडियन सेमीकंडक्टर मार्केट जो है 2022 में 26.3 बिलियन यूएस डॉलर का था, जो कि 2032 में यूएस डॉलर 271.9 बिलियन का हो जाएगा। अब अगर इसमें कुछ आगे बढ़ने के लिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को देखें, तो इंडिया ने लॉन्च किया है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। ताकि सपोर्ट किया जा सके फाइनेंशियली सेमीकंडक्टर इंडिया प्रोग्राम के लिए लगभग 76,000 करोड़ का आउटले दिया गया था इसमें। अब अगर इस स्कीम के अंतर्गत बात करें तो डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम को सपोर्ट करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। वहीं अगर दूसरे इनिशिएटिव्स की बात करें तो स्पेक्स और पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स दिया जा रहा है। वहीं चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम टैलेंट डेवलपमेंट के लिए यानी कि जिसके पास भी टैलेंट है सेमीकंडक्टर से संबंधित वो एक स्टार्टअप ओपन कर सकता है जिसमें भारत सरकार उनका मदद करेगा। तो अब आपको एक करंट सिनेरियो पता चल गया है, तो अब भारत सरकार ने क्या किया है, अब आपको न्यूज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो सीजी सेमी है, ये एक कंपनी का नाम है, इसने भारत में लॉन्च किया है पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि न्यूज़ में क्या होने वाला है। तो आपको बता दें कि जो सेमीकंडक्टर चिप है, हर इलेक्ट्रॉनिक का ब्रेन होता है। मोबाइल हो, लैपटॉप्स हो, कार हो, डिफेंस सिस्टम हो, सैटेलाइट हो, आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग हो, सब में यूज़ होता है। अब तक इंडिया इम्पोर्ट डिपेंडेंट था। जनरली हम ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना, यूएस से चिप लेते थे। अब गवर्नमेंट ने आईएसएम यानी इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था, जो मैंने आपको समझा दिया। अब उसी तरह से जो करंट सिनेरियो है, अब आप न्यूज़ देख पा रहे हैं कि सीजी सेमी जो कि एक मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। तो मुरुगप्पा जो कंपनी है, अब ये कहाँ पर लाइन अप करेगा इस प्लांट को, ये भी जान लेंगे। पहले समझ लेते हैं। तो ये गुजरात के सनाद में जीवन पायलट लाइन स्टार्ट किया गया है। मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और इनॉग्रेशन किया गया है आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के द्वारा। अब जब ये बनना चालू हो जाएगा तो जो डेडिकेट किया जाएगा वो उम्मीद है कि पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। अब इस फैसिलिटी की डिटेल को समझिए, इसमें 2 लाइन होंगी यानी कि एक जीवन पायलट लाइन होगा जो अभी लॉन्च हुआ है, जिसकी कैपेसिटी 5 लाख चिप पर डे होगा। और जो टेस्टिंग होगा और रिलायबिलिटी भी होगा और लैब अवेलेबल्स होंगे इसके। और जी2 कमर्शियल लाइन की बात करें तो ये 2027 तक हो जाएगा और यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो 14.5 मिलियन चिप्स पर डे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। और अगर दोनों को मिलाकर बात कर दें तो 15 मिलियन पर डे यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। वहीं अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें बहुत सारी कंपनियां इन्वॉल्व हैं, जैसे कि स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो थाईलैंड की है 0.9% इसका शेयर होगा। सबसे ज़्यादा सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन जो मुरुगप्पा ग्रुप की है उसका शेयर 92% होगा। वहीं रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स जो जापान और यूएस की है वो 6.8% इसमें अपना सहयोग दे रही है। वहीं अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो अब इम्पोर्ट जो डिपेंडेंसी है भारत की वो कम होगी। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत को भी इससे बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ जो आईएसएम है इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन उसको भी सपोर्ट मिलेगा। यानी जो गवर्नमेंट से 50% कैपिटल सपोर्ट मिल रहा था वो भी जारी रहेगा।
अब सेमीकंडक्टर को बोला जा रहा है कि न्यू स्टील, क्योंकि जैसे स्टील ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को शेप दिया था, वैसे ही सेमीकंडक्टर भी डिजिटल इकोनॉमी का बेस है। 2025 के एंड तक मेड इन इंडिया चिप मार्केट में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर की ओर। तो इंडिया और जापान जॉइंट विजन फॉर द नेक्स्ट डिकेड, 8 डायरेक्शन टू स्टीयर द स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। आइए इसको समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो जापान की यात्रा पर है। अब इंडिया जापान के रिलेशन 2014 में अपग्रेड हुए थे स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप के अंतर्गत। अब हुआ क्या है कि पीएम मोदी ने टोक्यो विजिट पर जापानीज पीएम शिगेरू इशिबा के साथ एक 10 ईयर का रोड मैप अडॉप्ट किया है, जिसमें 8 डायरेक्शन ऑफ ऑपरेशन दिए गए हैं। ये रोड मैप इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, सिक्योरिटी और पीपल टू पीपल टाइज पर फोकस करता है। अब अगर डायरेक्शन ऑफ कॉपरेशन की बात करें तो जो नेक्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, जापान ने इसमें कमिट किया है कि 10 ट्रिलियन यानी कि 67 बिलियन यूएस डॉलर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडिया में देगा। इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिव पार्टनरशिप में मेक इन इंडिया को सपोर्ट मिलेगा, साथ ही साथ फिनटेक कॉपरेशन, लोकल करेंसीज, पेमेंट, एसएमई फोरम और गिफ्ट सिटी प्रोजेक्ट जैसे जापान इन्वेस्ट करेगा। वहीं अगर दूसरे कॉपरेशन की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, जिसमें कि रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स बनेंगे। वहीं बैटरी इकोसिस्टम भी डेवलप होगा, जैसे कि ईवी एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी। तीसरे पर बढ़ें तो नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जो मुंबई से अहमदाबाद तक का जो ई10 शिनकानसेन बुलेट ट्रेन दौड़ेगी यहाँ पर। मेक इन इंडिया रोलिंग स्टॉक, एआई बेस्ड सिग्नलिंग होगा, अर्थक्वेक प्रूफ टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ मेट्रो सिस्टम्स यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे। चौथे की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन इकोलॉजिकल लीगेसीज पर बताया गया है कि ग्रीन ग्रोथ, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रेजिलियंस पर फोकस होगा। वहीं अगर पांचवें की ओर बढ़ते हैं तो पांचवें में कहा गया है कि नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन होंगे, यानी कि डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 को बढ़ावा मिलेगा, जहां पर एआई, सेमीकंडक्टर, टेलीकॉम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे। वहीं जॉइंट आर&डी और इनोवेशन हब्स का भी निर्माण किया जाएगा। वहीं अगर छठे की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट जनरेशन हेल्थ में भी जापान अपना सहयोग देगा। आयुष्मान भारत इंडिया और एशिया हेल्थ और वेलबींग इनिशिएटिव जापान को लिंक किया जाएगा। रिसर्च में रीजेनरेटिव मेडिसिन, जेरिएट्रिक्स, वहीं कैंसर थेरेपी, डिजिटल हेल्थ, योगा और आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर जापान में भी खुलेगा। अब नेक्स्ट जनरेशन पीपल टू पीपल पार्टनरशिप भी होगा, जिसमें टारगेट है कि 5 लाख पर्सनल्स एक्सचेंज होंगे 5 साल में। इसमें 50,000 इंडियन वर्कर जापान जाएंगे, स्किल्ड हो और साथ ही साथ वो सेमी स्किल्ड होंगे। तो ये था आपका 7वां। अब बढ़ते हैं अपने 8वें पर, जो क्या कहा गया है कि नेक्स्ट जनरेशन स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप होंगे, यानी इंडिया स्टेट जापानीज प्रीफेक्चर्स ट्रेड टूरिज्म सिस्टर सिटीज टाइज होंगे। 3 साल का डेलीगेशन हर साल डायरेक्ट फ्लाइट प्रमोट करेगा, एसएमईज कॉपरेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब अगर इसके कॉम्प्लीमेंट्री पिलर्स की बात करें तो सिक्योरिटी कॉपरेशन होगा, जिससे डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, एनएसए लेवल के डायलॉग्स होंगे, जिसमें कि आतंकवाद से निपटने में भी मदद मिलेगा। साथ ही साथ इंडो पैसिफिक विजन यानी क्वाड, आपको पता है जापान भारत दोनों इसके सदस्य हैं, के थ्रू एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक जो प्रमोट करने के लिए बढ़ावा मिलेगा। अब अगर जापान की बात करें तो 10 ट्रिलियन का बड़ा टारगेट इकोनॉमिक टाइज और स्ट्रांग हो जाएगा। अब अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या इंपॉर्टेंस है, तो इन्वेस्टमेंट और टेक ट्रांसफर हो रहा है। वहीं एआई सेमीकंडक्टर इंडिया के लिए एक टेक सोवर्निटी का काम करेगा। चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना इंडो पैसिफिक में, ये भी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। वहीं हेल्थ प्लस पीपल टू पीपल टाइज स्ट्रेंथन होगा। और वहीं अगर जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो इंडिया जापान क्वाड के कोर मेंबर बन गए हैं। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो जापान और इंडिया से संबंधित थे। वहीं अगर जापान के बारे में जान लें तो जापान को निप्पन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कैपिटल टोक्यो है। प्राइम मिनिस्टर का नाम है फूमियो किशिदा। तो याद रखिएगा फूमियो किशिदा अब जो जापान के पीएम हैं वो नहीं हैं। ये 1 अक्टूबर 2024 को ही हट गए थे और करंट में जो शिगेरू इशिबा है, तो इसको आप अब करेक्ट कर लेंगे। ये हो गए हैं अब शिगेरू इशिबा, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। तो जापान के पीएम का नाम क्या है? शिगेरू इशिबा। और एम्पेरर का नाम है नारुहितो, करेंसी है येन, ऑफिशियल लैंग्वेज है जापानी। अब मेजर आइलैंड्स जो हर हमेशा आपके प्रतियोगी की परीक्षाओं में पूछा जाता है,
तो होंशु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू। होंशु सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है और शिकोकू सबसे छोटा है। वहीं जापान के संसद को डाइट कहा जाता है और यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट फूजी, इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। वहीं अगर स्पेस एजेंसी की बात करें तो जाक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी इसका नाम है। जापान क्वाड का भी मेंबर है, इसको भी मैंने आपको बता दिया। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। तो अगला करंट अफेयर है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। एनुअल मेला पट फेस्टिवल जो जिसकी शुरुआत हो गई है भदेरवाह में। अब ये 3 दिन का मेला होता है, ये भी बात याद रखिएगा, जो डेडिकेटेड होता है लॉर्ड वासुकी नाग को। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो 16वाँ सेंचुरी से ही मनाया जा रहा है। अब आपको ये भी बता दें कि हर साल ये नाग पंचमी के दिन मनाया जाता है। अब यहाँ पर एक यूनिक डांस भी आपको याद रखना है जिसको कि डिको डांस कहा जाता है। एक ट्रेडिशनल फ़ोक परफ़ॉर्मेंस है जहाँ पर मेन और वुमेन सभी रिलिजन्स के पार्टिसिपेट करते हैं, जो एक सिंबल होता है पीस का, प्राइड का और कम्युनल हार्मनी का। तो याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में एक मेला आयोजन होता है जिसका नाम है मेला पट फेस्टिवल। कब से मनाया जा रहा है? 16वीं सेंचुरी से मनाया जा रहा है। नाग कल्चर से ये रिलेटेड है। लॉर्ड वासुकी नाग को ये डेडिकेटेड है। याद रखिएगा हर साल नाग पंचमी के दिन मनाया जाता है। डिको डांस किससे संबंधित है? तो मेला का नाम आपको याद रखना है, पाट फेस्टिवल से ये संबंधित है। अब अगर जम्मू कश्मीर का नाम आया है तो यहाँ पर सभी फेस्टिवल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य फेस्टिवल है वो ट्यूलिप फेस्टिवल है, सिकारा फेस्टिवल है, बाहू मेला भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, गुरेज फेस्टिवल और सैफ्रॉन फेस्टिवल। वहीं हेमिस फेस्टिवल, अमरनाथ यात्रा, महाशिवरात्रि तो हर जगह मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल नाम होता है जो आपको याद कराना है, उसे बोलते हैं हेराथ। तो याद रखिएगा हेराथ महाशिवरात्रि ही है लेकिन जम्मू कश्मीर में इसे मनाया जाता है। खीर भवानी मेला जो कि सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं आपको बता दें बैसाखी और लोहड़ी भी यहाँ पर मनाया जाता है। अब अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में 4 नेशनल पार्क हैं, डशीगम, किश्तवाड़, काजीनाग, ये भी बात याद रखिएगा। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बात करें तो सलीम अली, गुलमर्ग, ओवेरा आरू और हिरपुरा है। अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसमें मई से जो अक्टूबर तक का कैपिटल होता है वो श्रीनगर होता है, यानी कि ये हो गया समर कैपिटल। और जो आपका नवंबर से अप्रैल होता है यानी कि विंटर कैपिटल, वो है आपका जम्मू। वहीं अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो मनोज सिन्हा साहब हैं, वहीं सीएम हैं उमर अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम का नाम आजकल इम्पोर्टेंट है, उन्हीं से सवाल बनता है, सुरेंद्र कुमार चौधरी डिप्टी सीएम हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे जहां पर पीएम मोदी ने बधाई दिया है नुआखाई के लिए। अब नुआखाई एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी मनाया जाता है, पर मेनली आपको याद रखना है उड़ीसा में। लेकिन अच्छे एग्जाम्स में आपको ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं तो उसके लिए आपको छत्तीसगढ़ और झारखंड भी याद रखना पड़ेगा। अब इस फेस्टिवल को नुआखाई पर्व बोलते हैं या फिर नवाखाई बोलते हैं, जिसमें कि जो पहला कंजम्पशन होता है, जब हार्वेस्ट किया जाता है राइस को पहली बार, तो उसका जब कंजम्पशन किया जाता है, तो इसलिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। नुआ मतलब नया होता है और खाई मतलब फूड होता है, ये बात याद रखिएगा। अब अगर की फेस्टिवल की बात करें उड़ीसा में तो रथ यात्रा, चंदन यात्रा, नुआखाई और रज पर्व ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे बनेगा। वहीं अगर दूसरे फेस्टिवल्स की बात करें तो कलिंगा महोत्सव और पूरी बीच फेस्टिवल भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। वहीं उड़ीसा के सीएम का नाम है मोहन चरण मांझी गवर्नमेंट और जो गवर्नर हैं उनका नाम है हरिबाबू कम्भमपति और कैपिटल भुवनेश्वर है। वहीं उड़ीसा के पास 2 नेशनल पार्क है, सिमलीपाल और भितरकनिका, दोनों ही के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब सिमलीपाल जो है दोनों में से बड़ा है और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। वहीं अगर भितरकनिका जो है केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये भी सवाल आपसे पूछा गया है, जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल और जो एनुअल नेस्टिंग होता है ऑलिव रिडलेट टर्टल्स का, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो याद रखिएगा ऑलिव रिडलेट टर्टल से भी हर साल सवाल पूछता है, तो भितरकनिका का केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट ये नाम याद रखिएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे जहाँ पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा ने इमर्ज किया टॉप परफॉर्मर स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 में, जिसको कि रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। अब अगर इंडेक्स जो है डेवलप किया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और साथ ही साथ अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी के द्वारा, जो कि परफॉर्मेंस देखती है 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी का, जिसमें जो सेक्टर्स इंक्लूड होते हैं वो है बिल्डिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, म्युनिसिपल सर्विसेज और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस कंपनीज। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा ने
ये टॉप परफॉर्मर है, यानी आपसे पहला नाम पूछा जाएगा महाराष्ट्र का, यही सवाल आपसे एग्ज़ाम में बनेगा। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में टॉप किसने किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। अब अगर पावर मिनिस्टर की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर साहब है, वहीं अगर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो इसको एनर्जी कंज़र्वेशन एक्ट 2001 की तरह बनाया गया था और 1 मार्च 2002 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और पेरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री टू शोकेस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एट बायोफैक इंडिया 2025। देखिए बायोफैक इंडिया 2025 हुआ है, जहाँ पर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस और जो प्रोडक्ट्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया से उसको डेवलप किया जाएगा। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। अब नॉर्थ ईस्ट रीजन को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार इस तरह के कदम उठा रही है। ये कैवां एडिशन है बायोफैक इंडिया का? तो 17वां एडिशन है, जो कि 30 अगस्त से लेके 1 सितंबर 2025 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जा रहा है। ये भी आपसे सवाल बन सकता है। अब ये जो इवेंट है, ये ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स को, बायर्स को, बिज़नेसेस को, पॉलिसी मेकर्स को और स्टेक होल्डर्स को डिफरेंट डिफरेंट जो अक्रॉस द ग्लोब्स हैं, यानी सारे लोगों को एक जगह पर लाता है, जहाँ पर डिस्कस किया जाता है अपॉर्च्युनिटीज़ और चैलेंजेज़ ऑर्गेनिक सेक्टर में क्या-क्या हैं, और साथ ही साथ प्रोवाइड करती है एफपीओ एक प्लेटफ़ॉर्म, ताकि हाइलाइट किया जा सके डाइवर्सिटी और स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, तो आपसे एग्ज़ाम में सवाल बनेगा। अब अगर आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर कौन है, तो ये हैं अपने मामा शिवराज सिंह चौहान। अब नॉर्थ ईस्ट अगर न्यूज़ में है तो आइए रिवाइज़ कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर प्लस 1 ब्रदर है, ब्रदर का नाम है सिक्किम। अब अगर पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल है ईटानगर। सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर हैं कंवरले त्रिविक्रम परनायक। और नेशनल पार्क की बात करें तो मौलिंग और नामदफा। वहीं असम की बात करें तो कैपिटल है दिसपुर। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर की बात करें तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। यहाँ पर आपको सातों नेशनल पार्क का नाम याद रखना है, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डेहिंग और रायमोना। वहीं अगर मणिपुर की बात करें तो कैपिटल है इम्फाल और सीएम की बात करें तो नोंगथोंबम बीरेन सिंह, यानी एन बीरेन सिंह याद रखना है आपको। और जो अजय कुमार भल्ला हैं, इनको अभी एडिशनल चार्ज दिया गया है। हाल ही में यहाँ के गवर्नर की मृत्यु हो गई थी। वहीं अगर नेशनल पार्क की बात करें तो किबू लामजाओ नेशनल पार्क याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब अगर बात करें तो मेघालय की बात करें तो कॉनराड संगमा यहाँ के सीएम हैं और कैपिटल शिलांग है। और गवर्नर की बात करें तो सीएच विजय शंकर हैं। वहीं नेशनल पार्क की बात करें, मालपक्रम नेशनल पार्क और नोक्रेक नेशनल पार्क है। वहीं मिजोरम की बात करें तो कैपिटल है आइजोल। सीएम का नाम है लालडुहोमा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार आजकल सवाल पूछ रहा है लालडुहोमा पर। गवर्नर विजय कुमार सिंह है। नेशनल पार्क मुरलेन और फाउंग गुइपुई नेशनल पार्क है। नागालैंड की बात करें तो कैपिटल कोहिमा है। चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो और गवर्नर कौन है? तो अजय कुमार भल्ला साहब हैं, जिनको कि एक्टिंग गवर्नर यहाँ का बनाया गया है। अब याद रखिएगा कि मणिपुर जो है, यहाँ पर एन बीरेन सिंह, तो आपको मैंने नाम बता दिया, पर यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो कोई सीएम नहीं होगा यहाँ पर, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब अगर आगे बढ़ें तो नागालैंड में नेशनल पार्क की बात करें तो टांगी नेशनल पार्क है नागालैंड में। त्रिपुरा की बात करें तो कैपिटल अगरतला। सीएम है मानिक शाह, इंपॉर्टेंट नाम है। और गवर्नर की बात करें तो नल्लू इंद्रसन रेड्डी है। नेशनल पार्क क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और राजबारी नेशनल पार्क। वहीं अगर सिक्किम की बात करें तो कैपिटल गैंगटॉक है। सीएम की बात करें तो प्रेम सिंह तमांग है और गवर्नर की बात करें तो ओम प्रकाश माथुर साहब हैं। नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट कंचनजंगा नेशनल पार्क आपको सिक्किम में है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है सबसे बड़ा वर्ल्ड का क्लीन एनर्जी हब बनाने वाला है। कहाँ पर? तो जामनगर और कच्छ गुजरात में। अब ऐसा हो क्यों रहा है? जाहिर सी बात है, भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है जहाँ पर एक लार्ज आबादी भी रहती है। तो इसीलिए अब ऑयल टू ग्रीन पावर शिफ्ट होना चाहता है रिलायंस, क्योंकि आने वाले समय में आपको पता है कि भारत को अचीव करना है नेट जीरो कार्बन एमिशन। तो जितनी भी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ और कंपनी हैं, वो भी अपने आप को शिफ्ट कर रही हैं ग्रीन पावर्स की ओर। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है एक्सेलरेट कर रहा है अपना फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी के ऊपर। अब जो कंपनी है वो एक मेगा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 2026 तक बनाएगी और एक बिल्ड करेगी सोलर पावर प्रोजेक्ट,
जो कि सिंगापुर से भी बड़ा होगा और यहाँ पर 3 मिलियन टन्स ग्रीन हाइड्रोजन की कैपेसिटी होगी 2032 तक, याद रखिएगा। अब जो मेजर पार्ट है, ये भी याद रखिए कि सोलर मॉड्यूल्स बनाए जाएँगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सके, सनलाइट से एडवांस बैटरीज़ बनाए जा सकेंगे ताकि रिन्यूएबल पावर को स्टोर किया जा सके, इलेक्ट्रोलाइज़र्स बनाया जाएगा ताकि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जा सके वाटर के मॉलिक्यूल से, ये बात याद रखिएगा। वहीं गीगा फैक्ट्रीज़ बनाया जाएगा ताकि मैन्युफैक्चर किया जा सके हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स को, जैसे कि ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मिथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स के बारे में बताया था। आईओसीएल अपने रिफाइनरी में बनाने वाला है और उसको खरीदने वाले का काम जो सबसे पहला ग्राहक उनको मिला है वो है एयर इंडिया। और वहीं जो है ये भी बनाया जाएगा आपको बायोफ्यूल्स भी, जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट से डिराइव होगा। अब अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, वहीं लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद। ये बार-बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप कैपिटल में कभी अहमदाबाद मत लगा के आ जाइएगा एग्ज़ाम में। वहीं अगर गवर्नर की बात करें तो आचार्य देवव्रत साहब हैं और भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम हैं। गुजरात के पास 3 नेशनल पार्क है, एक गिर जो कि एशियाटिक लायन का सोल हैबिटेट है, वंसदा पार्क है और जो तीसरा है आपको नरारा मराइन नेशनल पार्क है। तो याद रखिएगा ये 3 नाम गुजरात से। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। अब ये साइंस और टेक के मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क। अब बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आप समझ लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है ताकि बायोलॉजिकल प्रोसेस को क्रिएट करके और प्रोडक्ट बनाया जा सके और साथ ही साथ सर्विसेज लिया जा सके, जैसे कि मेडिसिन, फूड, एग्रीकल्चरल, ये सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। अब अगर बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद ली जाती है, यानी कि मॉडर्न प्रोसेस में फर्मेंटेशन और जो बियर बनाए जाते थे पहले एंशिएंट में, अब जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके इन सारी चीज़ों को बनाया जा रहा है। अब अगर बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस की बात करें तो मेडिसिन्स, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में अब इसका यूज़ किया जा सकता है। तो अब भारत ने पहला नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया है, जो कि बूस्ट करेगा इंडिजिनस बायो मैन्युफैक्चरिंग को और एक्सेलरेट करेगा इनोवेशन। और ये गवर्नमेंट के किस पॉलिसी के अंतर्गत किया गया है, तो बायो ई3 पॉलिसी को अंतर्गत किया गया है। अब यहाँ पर इसमें योगदान कौन-कौन देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है किसी न किसी इंस्टीट्यूट जो बायोटेक्नोलॉजी पर रिसर्च करते हैं या ज़्यादा जानकारी रखती है, उसका मदद लिया जाएगा। तो इसमें से 6 प्रीमियर बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन को सरकार ने कहा है कि आप हमारी मदद कीजिए। अब ये जो टेक्नोलॉजी है, अब इंडिया के गोल को ये अचीव करने में मदद करेगा, $300 बिलियन बायो इकोनॉमी को 2030 तक। अब अगर इसमें की इंस्टीट्यूशन नेटवर्क की बात करें तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी नई दिल्ली, जो कि माइक्रोबियल बायो मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइजेशन रखती है, ये मदद करेगी। वहीं नेशनल एग्री फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट नबी पंजाब, जो कि फोकस करेगा एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग पर। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे डेडिकेटेड होगा बायो इंजीनियरिंग रिसर्च के लिए। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड्स फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी हरियाणा कंसंट्रेट करेगा बायो बॉटनिकल पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए। ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद बायो इनेबलर हब की तरह काम करेगा। एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, यानी कि एक्टेक मुंबई, एक एडवांस कैंसर सेल थेरेपी हब का काम करेगा। ये सारी संस्थाएं मदद करेंगी भारत सरकार को। अब अगर सपोर्टिंग इनिशिएटिव की बात करें तो मैंने आपको बताया ये किसके अंतर्गत आ रहा है, तो बायो ई3 पॉलिसी के अंतर्गत आ रहा है। यानी कि इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब थीम की बात करें तो डिज़ाइन माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मोर। याद रखिएगा ये किसके लिए एलिजिबल है, तो ओपन टू स्टूडेंट, रिसर्चर, फैकल्टी एंड स्टार्टअप्स। अब अगर इसमें अगर आप जीतते हैं या फिर कुछ काम करके दिखाते हैं तो सरकार 10 विनर मंथली सेलेक्ट करेगी और उसको 1 लाख का कैश प्राइज़ दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इससे क्या-क्या बूस्ट होगा, तो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को बूस्ट मिलेगा, इनोवेशन फोस्टर होगा, जॉब क्रिएट्स होंगे और सस्टेनेबिलिटी हमारा एडवांस होता चला जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पार्टनर किया है मैपमी इंडिया के साथ ताकि वो इंडियन डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को एडवांस किया जा सके। ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है कि अब पुराने जो पोस्टमैन हैं, चचा लोग, अब थोड़ा-सा एजेड हो गए हैं, काफ़ी लोग रिटायर कर गए हैं। अब धीरे-धीरे जो घर खोजने की नौबत आती थी, वो नौबत ना आए, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी अपने आप को
एडवांस कर रहा है, यानी कि डिजिटली एडवांस किया जा रहा है ताकि डाकिया डायरेक्ट जो है या फिर कोई भी सामान जो है आसानी से किसी के घर तक पहुँचाया जा सके, क्योंकि आज हमारे पास भी सैटेलाइट्स हैं जिसकी मदद से हम डायरेक्टली किसी के घर को खोज सकते हैं। तो यहीं पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने एक एमओयू साइन किया है मैप इन इंडिया के साथ, जो कि लोकेशन टेक्नोलॉजी में मदद करेगा आईओटी और जियो स्पेशल सॉल्यूशंस में। तो याद रखिएगा ये किसके तहत किया जा रहा है, तो ये प्रोडक्ट टू सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीजी पिन को ये सपोर्ट करेगा। अब ये भी बात याद रखिएगा कि इंडियन ऑफ पोस्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1854 को किया गया था और जो इसके मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन का नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। और अगर डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव की बात करें तो सेक्रेटरी हैं मिस वंदिता कौल, और जो डीजी हैं पोस्टल सर्विस के, इनका नाम है जितेंद्र गुप्ता। बढ़ते हैं अपने स्पोर्ट्स सेक्शन की ओर, जहां पर एशियन शूटिंग यानी कि 16वां एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो कि शिमकेंट कजाकिस्तान में हो रहा है। मैं आपको प्रतिदिन पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हर दिन कोई ना कोई गोल्ड मेडल जीत रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इंडिविजुअल्स में भारत के गुरप्रीत सिंह ने गोल्ड जीत लिया है, याद रखिएगा। तो अब अगर हम बात करें तो इंडिया का जो मेडल है वो 82 हो गया है, जिसमें कि 44 गोल्ड है, याद रखिएगा। तो जिस दिन ये खत्म होगा उस दिन भी मैं इसको कंक्लूड कर दूँगा। साथ ही साथ 20 सिल्वर और 18 ब्रोंज भारत अब तक जीत चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर के स्पोर्ट्स सेक्शन पे, जहां पर इंडिया ने क्लिंच किया है 2025 का सैफ अंडर 17 वुमेन चैंपियनशिप टाइटल, यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप में भारत की महिला ने जीत लिया है। इन्होंने नेपाल को 5-0 से हरा दिया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जिसका स्थापना 1997 में किया गया था, इसका हेडक्वार्टर बनानी ढाका में है और 7 मेंबर्स का ये एसोसिएशन है। प्रेसिडेंट की बात करें तो बांग्लादेश के काजी सलाहुद्दीन हैं, और जनरल सेक्रेटरी की बात करें तो नेपाल के पुरुषोत्तम काटेल अभी इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। अब आइए अपने रिवीजन करते हैं करंट अफेयर्स को। तो उत्तराखंड ने होस्ट किया था 38वां नेशनल गेम्स 2025 का, याद रखिएगा। 39वां नेशनल गेम 2027 में होगा और मेघालय में होगा। अब क्लोजिंग सेरेमनी जो है हल्द्वानी में किया गया था और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इसे क्लोज किया गया था। ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो देहरादून में किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब अगर मैस्कॉट की बात करें तो मौली नाम इम्पोर्टेंट है। वहीं थीम थी ग्रीन गेम्स, इस वर्ष की थीम थी। टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो सर्विसेज ने इसमें पहला स्थान लिया, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का और तीसरा स्थान हरियाणा का था। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब अगला जो है, अगला करंट अफेयर रिवीजन में कीजिए तो 71वां सीनियर नेशनल मेन कबड्डी चैंपियनशिप, इसमें भी सर्विसेज के द्वारा ही जीता गया है, जिसने रेलवेज को हराया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर वेन्यू था तो जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक में ये खेला जा रहा था। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर रिवीजन पे, जहाँ पर सौरभ घोषाल ने रिटायरमेंट के बाद दोबारा एंट्री किया था स्क्वैश टाइटल में, और वो उन्होंने सिडनी क्लासिक 2025 को जीत लिया। इन्होंने अब्दुल रहमान नसार जो कि इजिप्ट के रहने वाले हैं, इनको हराया था। माइकल बेवन की बात करें तो इनको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। अब अगर बात करें कि 2025 स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड किसको दिया गया है, तो श्रीजेश और मनु भाकर को दिया गया है। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको कि आपको याद रखना होगा। तो स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल मनु भाकर ही हैं, और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर भी मनु भाकर ही हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। वहीं अगर मेल की बात करें तो स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर हैं प्री आर श्रीजेश, और जो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर हैं वो हैं स्वप्निल कुसाले, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर रिवीजन की ओर। तो आईसीसी 2025 चैंपियन ट्रॉफीज जो है वो भारत जीता था, और किसको हराकर जीता था, तो न्यूजीलैंड को हराकर जीता था। प्लेयर ऑफ द सीरीज थे रचिन रविंद्र, और मोस्ट रन बनाने वाले भी रचिन रविंद्र थे। मोस्ट विकेट मैट हेनरी जो न्यूजीलैंड के रहने वाले थे, उन्होंने ही लिया था। अब नितिन गडकरी ने अनाउंस किया है नेशन वाइड कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए। तो कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम किससे संबंधित है, तो जो भी एक्सीडेंट विक्टिम्स होते हैं उनके लिए है, और ये तब दिया जाएगा अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है 24 घंटे के अंदर। और 1.5 लाख
रुपए दिए जाएँगे। अच्छा इनिशिएटिव है। एआईसीटीई ने लॉन्च किया है वन स्टूडेंट वन मेंटर प्रोग्राम अंडर द नीट 4.0 इंटरसेल के साथ मिलकर। अब अगर एआईसीटीई की बात करें तो नवंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, वहीं इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और चेयरमैन का नाम इम्पोर्टेंट है टीजी सीताराम। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर रिवीजन पे, तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है डायमंड इम्प्रेस्ड स्कीम ताकि बूस्ट और एक्सपोर्ट किया जा सके और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो डायमंड इम्प्रेस्ड स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि पीयूष गोयल साहब हैं, याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं अगले करंट अफेयर रिवीजन पर, जहाँ पर संचार मोबाइल ऐप हिंदी और साथ ही साथ 21 रीजनल लैंग्वेज में इसको रिलीज़ किया गया है। कम्युनिकेशन मिनिस्टर मिनिस्टर कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। कितने भाषाओं में लॉन्च किया गया है? तो 22 भाषाओं में, हिंदी और साथ ही साथ 21 रीजनल लैंग्वेज में। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इंडिया का पहला ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लॉन्च किया गया है एम्स में। किसके द्वारा? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब प्लांट का नाम इम्पोर्टेंट है, तो एसआर यानी श्री जन्म इसका नाम है, जिसको कि डेवलप किया गया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, साथ ही साथ जो कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यानी सीएसआईआर एनआईआईएसटी। अब इसकी बात करें तो ये पेरेंट इंस्टीट्यूशन है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका एस्टेब्लिशमेंट 26 सितंबर 1942 को किया गया था और इसके जो हेड होते हैं वो सीधी सी बात है पीएम ऑफ इंडिया होते हैं। डीजी का नाम है एन कलाई सेल्वी। अब आइए बढ़ते हैं अगले करेंट अफेयर रिवीजन की ओर, जहां पर पार्लियामेंट ने पास किया है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल। किस विजन के तहत? तो सहकार से समृद्धि विजन की ओर, ताकि हमारे कोऑपरेटिव जो मूवमेंट है उसको बढ़ावा मिल सके। फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है पीएम धन कृषि योजना, जिससे कि 1.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा। तो कृषि मिनिस्टर मत लगा दीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि पीएम धन धान्य कृषि योजना किसके द्वारा अनाउंस किया गया है बजट में? तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किया गया है। अब अगर यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो इन्होंने नक्शा प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया है। नक्शा किसके लिए है? तो अर्बन लैंड सर्वे के लिए है। नक्शा का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो सकता है नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब अगर गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है पीएम आशा स्कीम को, ताकि फार्मर को सपोर्ट मिल सके। अब अब आशा का फुल फॉर्म की बात करें तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान इसका फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं अगले पर, तो एनएमडीएस ने क्लैरिफाई किया है डेटा सोर्सेज और उसके कलेक्शन मेथड को। अब नेशनल मेटा डेटा स्ट्रक्चर एनएमडीएस का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। अब जाहिर सी बात है डेटा कलेक्शन, डेटा चोरी हो रहा है, डेटा अलग-अलग जा रहा है लोगों का भारत से, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, उसमें यूनिफ़ॉर्मिटी लाने के लिए इसे भारत सरकार लॉन्च कर रही है फुल फॉर्म। अब जीपी सिंह को अपॉइंट किया गया है सीआरपीएफ का चीफ, जिसका फाउंडेशन 27 जुलाई 1939 में रखा गया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। भुवनेश कुमार ने यूआईडीएआई सीईओ का चार्ज लिया है। स्लोगन क्या है आधार का? तो मेरा आधार मेरी पहचान। और अगर बात करें तो मीटी के अंतर्गत ये आता है और इसके चेयरमैन की बात करें तो नीलकंठ मिश्रा साहब का नाम इम्पोर्टेंट है। सीईओ तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आईएएस जो आशुतोष अग्निहोत्री हैं, इनको चेयरमैन और एमडी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बनाया गया है। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया 14 जनवरी 1965 को इसका स्थापना किया गया है, वहीं इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो अब बढ़ते हैं आगे करंट अफेयर रिवीजन में, जहाँ पर कि आदिले सुमेरीवाला अब वाइस प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स के। वर्ल्ड एथलेटिक्स के वाइस प्रेसिडेंट नए बनाए गए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली। प्रेसिडेंट है बहादुर सिंह साहू। और अब बढ़ते हैं अगले पर, जहाँ पर वी नारायणन साहब को जो है नया चीफ, इसरो का नया चीफ बनाया गया था, जिन्होंने सक्सीड किया है वी सोमनाथ साहब को। इसरो की बात बताएं तो 15 अगस्त 1969 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। बेंगलुरु इसका कर्नाटक हेडक्वार्टर है। अब महामा ने घाना प्रेसिडेंट का तीसरी बार शपथ लिया है। घाना की बात करें तो घानानियन सीडी यहाँ की करेंसी है। आकरा कैपिटल है। इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर विजिट भी किए थे, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। महामहिम का नाम है।
वहीं बढ़ते हैं आगे, तो लेबनान ने नया पीएम अपना फिर से चुन लिया है। इनका नाम है नवाब सलाम। नवाब सलाम का आप नाम कई बार सुने होंगे मेरे भी मुँह से। ये क्योंकि एक फॉर्मर जज थे कहाँ पर? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। लेबनान की बात करें तो कैपिटल है बीरूट और लेबनानीज़ पाउंड यहाँ की करेंसी है। वहीं जोसेफ खलील आउन यहाँ के प्रेज़िडेंट हैं, इनका भी नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जस्टिस अरुण मिश्रा को अपॉइंट किया गया है ओम्बुड्समैन और एथिक्स ऑफिसर बीसीसीआई का, और ज्ञानेश कुमार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं ये। वहीं अगर बात करें तो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं अनंत नागेश्वरन साहब, इनका एक्सटेंशन कर दिया गया है 2027 तक, यानी अब ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र 2027 तक बने रहेंगे। वहीं अगर वनुआतु के जो नया पार्लियामेंट है उसने इलेक्ट किया है जोथम नापट को पीएम। अब याद रखिएगा, अब यहाँ की कैपिटल है पोर्ट विला और ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? तो ओशियाना को। अब आइए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर कॉन्स्टेंटिन टासुलास को कंट्री का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अब पढ़ते हैं आगे, तो टाटा सन चेयरमैन इंद चंद्रशेखर अब जो है रतन टाटा एंडाउमेंट फाउंडेशन को लीड करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे नहीं बनेगा एग्जाम में, इसलिए एन चंद्रशेखर साहब का नाम याद रखिएगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर और साथ ही साथ रिविजन्स। अगर आपको करंट अफेयर पढ़ाना पसंद आ रहा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं कल। धन्यवाद।